क्या लिखा था लास्ट में आपने? कुछ लिखा था उसमें आपने? हाँ, आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए। हाँ, अगला पॉइंट है। अच्छा, ये लिख लिया था कि कोई विधि यदि मूल अधिकारों के खिलाफ है या उसके विरुद्ध है तो उच्चतम न्यायालय उसे ध्वस्त कर देगा, ये लिख लिया है। ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल क्लॉज 2 ऑफ 13, आर्टिकल क्लॉज 2 ऑफ 13, अनुच्छेद 13 का खंड 2। अनुच्छेद 13 का खंड 2 आप याद रखिए। अब देख कैसे हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 के क्लॉज 1, 2, 3, 4 है। अगर हम चाहें तो हर क्लॉज को बता दें, लेकिन वो तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे अब आप कहेंगे कि हमने क्लॉज 2 ही आर्टिकल 13 को क्यों रेफर किया? क्योंकि ये बार बार बड़े विवाद में रहा है, बहुत बड़े सारे केसेस में आया है। ऐसे मामलों पर एग्जामिनर हमेशा सवाल पूछता है, इसलिए हम आर्टिकल को रिफ़र करेंगे, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण हो वो। अब मान लीजिए कि हमें हो सकता है आर्टिकल 13 का और भी कहीं रिफ़र कर दे, लेकिन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फंडामेंटल राइट फंडामेंटल कहलाता है, क्योंकि जो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 है एक तरीके से ये बैरियर बनाता है, एक तरीके से राज्य के आगे ये नागरिकों को एक बुलेट प्रूफ देता है। फंडामेंटल राइट का मतलब है जो आपसे छीना न जा सके। तो कौन सी गारंटी है? राज्य के पास तो शक्ति है, राज्य तो ही छीन सकता है, तो राज्य नहीं छीन पाएगा, इसलिए क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 दिया गया है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक तरफ फंडामेंटल राइट है, राज्य विधानसभा है, हमारे यहाँ 28 राज्य विधानसभाएं हैं, एक संसद है, और हर दिन कम से कम देश में 2-4 कानून तो बनी जाते हैं। जब संसद आती है तो कम से कम एक सेशन में 10 से 15 विधियां बन जाती हैं, लेकिन वो कोई भी विधि फंडामेंटल राइट को इनक्रोच नहीं करेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जब भी कोई लॉ बनता है, कल ही मैंने बताया था कि कोई विधि रद्द हो जाएगी तो सरकारी तरीके बेवकूफ़ी वाला काम तो नहीं करेगी। संसद को भी क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 के बारे में पता है। संसद कभी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करती कि न्यायपालिका उसे रद्द कर दे। आपको हम याद दिला दें, संसद जब भी किसी लॉ का निर्माण करती है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास पहले भेजा जाता है। जब संसद कोई ड्राफ्ट लेकर आती है कि कोई ये बिल बनाना है, तो जो सरकार कोई बिल का प्रस्ताव लेकर आएगी तो पहले उसे विधि मंत्रालय, विधि न्याय मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। अगर विधि न्याय मंत्रालय अप्रूव कर देगा तब संसद में लॉ लाया जाता है, क्योंकि संसद में इतना मेहनत हुआ तो संसद ये तो नहीं चाहेगी कि हमारा लॉ कल उच्चतम न्यायालय में चैलेंज करके ध्वस्त कर दिया जाए। ये प्रिकॉशन हमेशा पार्लियामेंट रखती है, सरकार रखती है, उसके बावजूद भी कहीं समस्या हो सकती है। इसलिए आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ आईटी एक्ट था, उसको चैलेंज कर दिया गया। ये जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था उसको चैलेंज कर दिया गया। तो हर लॉ को चैलेंज किया जा सकता है, बजाय इसके कि संसद ने, सरकार ने इतना ध्यान रखा है कि ध्वस्त न होने पाए। इसलिए ऐसा लगभग असंभव है कि पूरा विधि ही खत्म हो जाए, लगभग असंभव है। लेकिन अब आप देखें करंट अफेयर में क्या होगा कि जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, वो न्यायपालिका के सामने पड़ा हुआ है। अब निर्णय कभी भी आ सकता है उसके मामले में। नागरिकता संशोधन अधिनियम में कुल मिला के 3 पॉइंट ही जोड़े गए हैं अभी तो 3 पॉइंट में अगर 3 पॉइंट रद्द हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, स्वीकार कर ले तो न्यायपालिका की मर्जी है। लेकिन सामान्यतः जब विधि का निर्माण होता है तो उसमें केवल 3 क्लॉज नहीं आते, क्योंकि नागरिकता अधिनियम तो हमारे 1955 पहले से है। अब उसमें 3 छोटे छोटे क्लॉज जोड़ दिए जा रहे हैं। जब कोई नया अधिनियम बनता है तो उसमें 100 क्लॉज, 150 क्लॉज, इस तरीके से क्लॉज होते हैं। तो सारे क्लॉज रद्द हो जाए लगभग संभव है, कभी ऐसा नहीं होता। हाँ, अब एक आध चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, एक आध चीज़ गड़बड़ाती है। कैसे? आगे लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय राज्य द्वारा निर्मित उच्चतम न्यायालय राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का अवलोकन करते समय राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का अवलोकन करते समय पृथक्करणीयता के सिद्धांत का प्रयोग करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पृथक्करणीयता के सिद्धांत का प्रयोग करता है, जिसका अभिप्राय है कि न्यायालय केवल विधि के उस अनुभाग या सेक्शन जिसका अभिप्राय है कि न्यायालय विधि के केवल उस अनुभाग या सेक्शन को अवैध घोषित करता है, विधि के उस अनुभाग या सेक्शन को अवैध घोषित करता है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है। जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है। अगला पॉइंट, या इसी में अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय विधि की परीक्षा करते समय उच्चतम न्यायालय विधि की परीक्षा करते समय उच्चतम न्यायालय विधि की परीक्षा करते समय किसी भी विधि के संवैधानिक उच्चतम न्यायालय विधि की परीक्षा करते समय किसी भी विधि के संवैधानिक और असंवैधानिक किसी भी विधि के संवैधानिक और असंवैधानिक भागों के बीच किसी विधि के संवैधानिक और असंवैधानिक भागों के बीच जो अंतर किया जाता है संवैधानिक और असंवैधानिक भागों के बीच जो अंतर किया जाता है उसे ही पृथक्करणीयता या अलगाव का सिद्धांत कहा जाता है। उसे ही पृथक्करणीयता या अलगाव का सिद्धांत कहा जाता है। उसे ही पृथक्करणीयता या अलगाव का सिद्धांत कहा जाता है। अच्छा, आपने भी कभी पृथक्करणीयता के सिद्धांत का प्रयोग किया है? आपने देखा होगा जब कोई चावल घर में जो भी चावल बनाता है तो चावल से कंकड़ को हटा देता है या पूरे चावल को फेंक देता है? कंकड़ उड़ा देता है। ऐसे हम भी तो पृथक्करणीयता का मतलब अलगाव व्यक्त करना। तो उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? उस सेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा जो मूल अधिकार से खिलाफ जा रहा है। जैसे आईटी एक्ट को जब चैलेंज किया गया कि मूल अधिकार के खिलाफ है, 19 के खिलाफ है, तो केवल सेक्शन 66A को न्यायपालिका ने रद्द किया, सारे सेक्शन को नहीं। इसका मतलब है न्यायपालिका है या हंस है? हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग कर देता है। और न्यायपालिका क्या करेगी? केवल उस भाग को रद्द कर देगी जो असंवैधानिक है और जो मूल अधिकार के अनुकूल है उसको स्वीकार कर लेगी। न्यायालय के इसी अलगाव को क्या नाम दिया गया?
नाम थोड़ा सा भारी भरकम होता है मामला बड़ा सिंपल सा। भाई वो उच्चतम न्यायालय, और हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, कई बार लोग बड़ी बड़ी भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, उसका मतलब बड़ा सिंपल सा होता है, अलगाव व्यक्त कर देना। अगली बात, भारत में दो प्रकार की विधियां विद्यमान हैं। भारत में दो प्रकार की विधियां विद्यमान हैं जो संविधान के अधीन है। भारत में दो प्रकार की विधियां विद्यमान हैं जो संविधान के अधीन है। ए, संविधान लागू होने के बाद संविधान लागू होने के बाद संसद के द्वारा निर्मित विधि। संविधान लागू होने के बाद संसद के द्वारा निर्मित विधि। और बी संविधान लागू होने के पूर्व निर्मित विधियां। संविधान लागू होने के पूर्व निर्मित विधियां, जिसे पूर्व संवैधानिक विधि भी कहा जाता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। जिसे पूर्व संवैधानिक विधि भी कहा जाता है। जिसे पूर्व संवैधानिक विधि भी कहा जाता है। कल मैंने एग्जाम्पल बताया था। अब सवाल है कि संसद के द्वारा निर्मित विधि की तुलना पर भारी कौन पड़ेगा, संविधान। तो हमारे यहाँ संविधान लिखा हुआ है, सबसे बड़ी विधि संविधान। उसके अलावा विधि दो प्रकार की, संसद के द्वारा बनाई गई और संविधान लागू होने के पहले बनाई गई। तो अब सवाल है कि अगर संसद के द्वारा कोई निर्मित विधि है और वो फंडामेंटल राइट से टकराती है, खत्म हो जाएगी। पूर्व संवैधानिक विधियों के बारे में न्यायपालिका ने एक अलग सिद्धांत बना दिया, और इन दोनों का उल्लेख है क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 13। इन दोनों की बात क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 13 में की गई है। कभी आपको मन हो तो रेफरेंस के लिए आर्टिकल आप देख सकते हैं, लेकिन मूलतः पहले विचार देखिए, तब आर्टिकल अपने आप आराम समझ जाएगा। पहले आर्टिकल पे जाएंगे तो सफोकेशन होगा, बोझ लगेगा, भारी चीजें लगेगी। तो मामला ठीक वैसा है। अब किसी को समझना है तो उसकी हड्डी गिन रहे हैं, अनुच्छेद देखना ठीक वैसा है। किसी को समझना है तो उसका दिल, दिमाग, भावना देखेंगे या हड्डी देखेंगे। मानव केवल 206 हड्डियों से बना इंसान है या उसके अलावा में कुछ और है। तो आर्टिकल हमारे संविधान की हड्डियों जैसे हैं, उसमें आत्मा का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हैं संविधान में आत्मा किसकी है, डॉक्टर अम्बेडकर की। हम संविधान पढ़ रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का विचार पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अगर डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के बजाय आर्टिकल में लग गए तो अनुच्छेद, तो समझ में नहीं आया कितना छेद होगा, सांस कहाँ से ले, पढ़े कहाँ से। लेकिन इसको अन्यथा मत लीजिए। इसका मतलब है कि मैंने अनुच्छेद पढ़ने को मना नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं क्या कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। द्वितीयक पढ़ना है, सेकेंडरी। आत्मा पहले देखना है बच्चों। इसलिए हम संविधान पढ़ रहे हैं, नेहरू जी को याद कर रहे हैं, और हम संविधान पढ़ रहे हैं, अपने ही पूर्वजों की बातों को याद कर रहे हैं। हमने ही तो लिखा संविधान दोस्तों, हमने ही लिखा था। ये देखो मेरा बच्चा यकीन नहीं कर रहा है, ऐसे साड़ पाकड़ देख रहा है। इसका रिएक्शन में देखते हैं, मैं समझ गया कि इसको यकीन नहीं कि हमने संविधान लिखा था। सच कह रहा है ये। आप सभी को यकीन हो गया क्या? अरे मेरे दोस्तों, हमने संविधान लिखा था, ये बात बेवकूफ बनाई थी क्या हमें? आप कहोगे वो माय गॉड, मैं तो 90 के बाद पैदा हुआ, मैंने कहा संविधान लिखा। अरे मेरे बच्चों, एक बात याद रखो,
आप शरीर के रूप में 90 के बाद पैदा हुए हो, आपकी विचार यात्रा अनंत है। ये बताइए, 90 के पहले जो पैदा हुए थे, जो 18वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, आज़ादी के लिए उनको चाहत नहीं थी? आपके विचार वैसे ही हैं जो मानवता के विचार हमेशा से रहे हैं। ये मेरे बच्चों बताओ, कब मानव चाहता था हम दास बन के रहें? कभी चाहता था क्या? कब लड़कियां चाहती थी कि हम पति के अधि स्वामी बन के, स्वामी राजा चला गया, नया स्वामी आ गया। ओ माय गॉड। इसलिए मेरे बच्चों, ये विचार आज के हैं या उसी के लिए हमने संघर्ष किया है? इसीलिए यही तो मामला है बच्चों। शरीर तक मन मानव को देखना, ये मानव की आदि समझ है। मानव शरीर नहीं है। एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। हमारे संविधान में मानवता को सार्वभौमिक मूल्य है जिनके लिए गौरवमयी क्रांति हुई है। दोस्तों, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अंग्रेजों को भगा के नहीं, अंग्रेजों को भगाया, तानाशाही को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, विषमता को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, आधिपत्य को भगाया, अंग्रेजों को भगाया या भारतीयों को संविधान की सौगात दी। मेरे बच्चों, ये भारतीय संविधान है या गौरवमयी क्रांति? ये भारतीय संविधान है फ्रांसीसी क्रांति? धीरे से क्यों बोल रहे हो? ओह माय गॉड। अरे मेरे बच्चों, ये इतिहास घटनाओं का महत्व ज्यादा होता है या विचारों का? विचारों का। विचार से घटना समझोगे, घटना से विचार समझोगे। कहने का मतलब इसलिए आप अनंत हैं बच्चों। आप 200 साल पहले भी थे हैं। और मेरे बच्चों, ये देखो, अगर आप मान लिया, चलो आप कहोगे सर फिर मजाक कर रहे हो, फिर हमारी फिर की ले रहे हो आप बार बार। अगर मान लिया हम 200 साल पहले नहीं थे, ये चुनाव संविधान बचाने के लिए हुआ। कमाल की बात है। इसका मतलब है, माना कि हमारे पूर्वजों ने बनाया, हम वहां बैठे नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज कुछ वही विचार दे रहे थे जिसे हम आज भी मानने को तैयार हैं। इसलिए किसने बनाया था? और ये याद रखना, अगर आपको इससे असहमति हो तो 2/3 बहुमत इनके दो और कह दो संविधान बदल दें। लेकिन आप कह रहे हो संविधान नहीं बदलना है, तो आपने बनाया था या किसी और ने? मेरे बच्चों, इसलिए याद रखो, एक चीज होती है हाइपोथेटिकल, एक चीज होता है रियल। मानव की विशेषता क्या है? हम पहले विचार लाते हैं, तब उसे व्यवस्था बनाते हैं। इसे हमने क्या शब्द का प्रयोग किया? पूर्व संवैधानिक विधियां। तो विधि 2 प्रकार की हो गई। एक 26 जनवरी 1950 के बाद बनाई गई, एक अंग्रेजों के जमाने के जेलर ने बनाई। अंग्रेजों के जमाने के जेलर को आपने देखा है कि नहीं देखा है? तो लिख लीजिए बच्चों। अब पूर्व संवैधानिक विधियां फंडामेंटल से टकरा जाए तो क्या होगा? आगे लिख लीजिए अगले पैराग्राफ से। यदि मूल अधिकार और पूर्व संवैधानिक विधियों के बीच टकराव हो जाए, यदि मूल अधिकार और पूर्व संवैधानिक विधियों के बीच टकराव हो जाए, तो मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को आच्छादित कर लेते हैं। मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को आच्छादित कर लेते हैं अथवा ढक लेते हैं। ब्रैकेट में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आच्छादित कर लेते हैं अथवा ढक लेते हैं
पूर्व संवैधानिक विधियां, इसे हम लिखना है, ढक लेते हैं। पूर्व संवैधानिक विधियां पूर्व संवैधानिक विधियां समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती, असंवैधानिक नहीं होती। पूर्व संवैधानिक विधियां समाप्त नहीं होती, असंवैधानिक नहीं होती। अपितु वे अप्रभावी हो जाती हैं, अपितु वे अप्रभावी हो जाती हैं। अब देखिए, इसी को आच्छादन का सिद्धांत कहा गया। सूरज को किसने, अच्छा कई बार आच्छादन, कई बार अब मान लो कि इस क्लास में कोई दुबला पतला बच्चा, बेचारा छोटा बच्चा पीछे बैठ गया, उसको बड़े बच्चे ने आच्छादित कर लिया। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि दुबले पतले छोटे बच्चे आगे, लंबे बच्चे पीछे, जिससे कोई किसी को आच्छादित न करे, सबका हमारे साथ संपर्क होता रहे। टीचर की निगाह में सब लोग होने बहुत जरूरी है। और ऐसे ही सूरज देवता को आच्छादित कर लिया है किसने? तो बादल ने ढक लिया है, तो सूरज देवता खत्म हो गए या बने हुए हैं? इसलिए ये सिद्धांत अपनाएगा, जब फंडामेंटल राइट पूर्व संवैधानिक विधियों से टकराएगा तो पूर्व संवैधानिक विधियां कोमा में चली जाएंगी, यानी प्रभावी नहीं होगी, असंवैधानिक नहीं होगी। और ये प्रिंसिपल इसलिए अपनाया गया है कि मान लीजिए कभी कोई फंडामेंटल राइट खत्म ही हो जाए तो वो फिर से अपने प्रभाव में आ जाएंगे, क्योंकि अगर किसी पूर्व संवैधानिक विधि को हमने बना के रखा हुआ है, इसका मतलब कोई इसकी बड़ी उपयोगिता है। और लॉ मेकिंग, लॉ को ड्राफ्ट करना, ये बहुत कठिन काम है। ये किसी लॉ को ड्राफ्ट करने में बड़ी ऊर्जा लगती है, और लॉ को ड्राफ्ट करने का सारा काम सिविल सर्वेंट का ही तो है। इसलिए मेरे बच्चों, आपके एग्जाम में लिखना मूल होता है और ड्राफ्टिंग क्लियर कट होनी चाहिए। तो जो लिख रहे हैं या ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो ड्राफ्टिंग का मतलब है कोई फिल्म देखा, कोई स्टोरी देखी, ऐसे लिखने बैठ गए, इसका मतलब है। इसलिए फंडामेंटल राइट है कि न तो ये विधि खत्म कर सकती है, न पूर्व। ये बात स्पष्ट हो गई कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है? ढक लेना। कौन किसको ढक लेगा? मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को। ढक लेने का मतलब खत्म नहीं होगी, उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और कभी मान लो कि मूल अधिकार खत्म हो गया, जैसे हमारा राइट टू प्रॉपर्टी खत्म भी हो गया, तो फिर वो प्रभाव में आ जाएगी, फिर वो प्रभाव में आएगी। और बात सिंपल सी है, इसका मतलब है कि मूल अधिकार इसलिए मूल अधिकार है कि किसी भी तरीके से सीमित नहीं हो सकते। लेकिन हमने ये बात पहले बता दी है, लेकिन हमारे यहाँ मूल अधिकार को सीमित करने का अधिकार राज्य को दिया गया है। कोई अधिकार हमारे यहाँ एब्सोल्यूट नहीं है, एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 17। छुआछूत का अधिकार कहीं न कहीं एब्सोल्यूट है, बाकी अधिकार के ऊपर सीमा है बच्चों। क्योंकि क्यों सीमा लगाई गई, हमारी परिस्थितियां अलग है, वो हम अलग अलग आपको बताते रहेंगे। और लास्ट में बस ये भी बताते चले कि फंडामेंटल क्यों है। कुछ चीज आप दुनिया में छोड़ सकते हैं, कुछ छोड़ा कि नहीं अभी तक? देखो दोस्तों, कई चीज हम दुनिया में छोड़ते चलते हैं, कुछ छोड़ा आपने कि नहीं छोड़ा? क्या छोड़ा? क्या छोड़ा? अरे मेरे बच्चों, क्या छोड़ा आप लोगों ने? पता नहीं क्या आप कह रहे हैं, क्या छोड़ा? अच्छा, कई बात है दोस्तों। अब ये बात बड़ी अब एक बात, एक छोड़ने का बड़ा जद्दोजहद लाइफ में होता है। क्योंकि दोस्तों, किसी ने कहा शराब छोड़ दो, किसी ने कहा पारो छोड़ दो, किसी ने कहा कि घर छोड़ दो, किसी ने कहा दुनिया छोड़ दो। कुछ चीज आप छोड़ सकते हैं, पीना खाना छोड़ा जा सकता है, पारो को भी छोड़ा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीज नहीं छोड़ा जा सकता, अपना शरीर,
एक जो हमेशा आपके साथ रहता है आपका शरीर है, जो हमेशा आपके साथ रहता है आपका दिल और दिमाग है। यही तो फंडामेंटल राइट के रूप में मिला हुआ है, जीवन का अधिकार। अब कोई कहे भैया कान हमारा लेके जाओ, छोड़ देंगे? कोई कह दे जाओ हाथ लेके जाओ, या दिल ही मेरा, डायलॉग तो बहुत मार देते हैं लोग। मेरे बच्चे, कुछ चीजें हम नहीं दे सकते। कोई मेरी स्किन मांग ले, नहीं दे सकते। आंख मांग ले, नहीं दे सकते। अब ये सब फिलॉसफी नहीं, कोई सांसें मांग ले, आंख, ये दे नहीं सकते भाई, सीधा बात करो, नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल है। क्या है? अब कोई चश्मा मांग ले, मोबाइल मांग ले, तो विचार कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं भाई। अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, तो मत छोड़ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीक्रेट राज ऐसे हो सकते हैं जो हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए अब मान लो कि कल के लिए कोई यहीं ये जो पुल बना हुआ है हाईवे पे चढ़ जाए और कहे मैं कूदने जा रहा हूँ, और कूदने जा रहे हो, पुलिस आई, मैं क्या कर रहे हो? उनका फंडामेंटल राइट है, मैं चाहूँगा जीऊँगा और मैं चाहूँगा मरूँगा। क्या किया जाए? किसी को सुसाइड करने का अधिकार दे दिया जाए? ये हमारे अलाउड नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, जीवन का अधिकार का फंडामेंटल राइट को छोड़ नहीं सकते भाई। फंडामेंटल राइट को छोड़ने का मतलब जीवन छोड़ दिया, ये हमारे अलाउड नहीं है, हमारे तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसे लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। अच्छा, जो भी लिखवाया हुआ है, क्या आपने लास्ट में लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 13, ब्रैकेट में क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 13, जो बात आपने लिखी है उसी के पीछे ब्रैकेट में क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 13। लास्ट लाइन लिख लीजिए, अनुच्छेद 13 का खंड 1, जो आपने लिखा है उसी के पीछे बस यही लिखना है, आगे लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि भारत में किसी भी नागरिक या व्यक्ति को मूल अधिकार के परित्याग, भारत में किसी नागरिक या व्यक्ति को मूल अधिकार के परित्याग की स्वतंत्रता नहीं है। ब्रैकेट में डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, मूल अधिकार के परित्याग की स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा, परित्याग विशुद्ध मतलब है, परित्याग का मतलब क्या है? छोड़ना। परित्याग का मतलब है छोड़ना। तो किसी व्यक्ति को मूल अधिकार के परित्याग का अधिकार नहीं है। ये हमारे अधिकार हो गए कि फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है। ये हमारा जवाब मिल गया कि फंडामेंटल राइट फंडामेंटल क्यों है। अब सवाल ये है कि अगर फंडामेंटल राइट की बात हम देखें, अमेरिका के संविधान जहाँ से हमारा फंडामेंटल राइट बहुत प्रभावित है, दुनिया में ब्रिटेन वालों ने संविधान कहीं लिखा ही नहीं। तो ब्रिटेन के संविधान जहाँ लिखा ही नहीं गया वहाँ फंडामेंटल राइट हो नहीं सकता। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट लिखा, लेकिन अमेरिका की कहानी शुरू होती है आज़ादी से, हमारी कहानी शुरू होती है समानता से। हमारे फंडामेंटल राइट में कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट है, कितनी श्रेणियां हैं। आर्टिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पहला अधिकार क्या है? समानता। समानता पहले चाहिए या स्वतंत्रता? क्या? अब मेरे बच्चों देखिए, ये मैं बार बार कहता हूं, हमें था आपका चिंतन विश्लेषणात्मक वैचारिक। मैं आपको मतलब ये सीधे नहीं कि आर्टिकल सम आप फंडामेंटल राइट पे सीधे आर्टिकल 14 पे कूद गए। आर्टिकल 14 आपको बता देंगे। मूल ये सारी संविधान सभा में बहस हुई थी और आज भी उच्चतम न्यायालय इसी के इर्द गिर्द सारी बात करता है। तो विश्लेषण का मुद्दा ये है, पहले यही तो मुद्दा मैंने पूछा, पहले समानता चाहिए स्वतंत्रता चाहिए?
दूसरी बात, स्वतंत्रता समानता में कोई एक छोड़ना हो तो आप क्या छोड़ेंगे? आपने कभी ध्यान दिया है जब एनसीईआरटी में बच्चा सवाल पूछता है, इंफॉर्मेशन पूछता है या आपको घुमाता है? कभी आप अपने एग्जाम का पर्पस आप देखिए, सी सेट क्यों पूछा जाता है? आप में लॉजिकल टेंडेंसी होनी चाहिए, सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, तभी तो आप चीज़ों को लॉजिकल तरीके से देखेंगे। फिर हमारा सवाल तीसरा है, भाई पढ़ने का मतलब इन मुद्दों पर विचार करिए। स्वतंत्रता समानता में किसी एक को छोड़ना है तो आप किसको छोड़ेंगे? किसको? तो अच्छा, आपके पास तर्क भी है या ऐसे ही आप बोल रहे हैं? अच्छा, सवाल ये है, यहां बैठे लोगों के बीच में समानता है या स्वतंत्रता है? समानता है। कैसे बच्चों? अच्छा बताइए, तीसरी बात, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई आजादी की थी या समानता की? सबसे महत्वपूर्ण कौन? अमेरिकी क्रांति का फार्मूला क्या था? फ्रांसीसी क्रांति में पहले क्या लिखा गया? आजादी। सवाल यह है, आजादी दे दो समानता अपने आप आ जाएगी या समानता देने से आजादी आ जाएगी? रखना दोनों का है। समानता और स्वतंत्रता के बीच का संबंध विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप कुछ और सोच रहे थे। यही मैं दोस्तों बताता हूं, आपसे बड़ा बुद्धिमान कोई है ही नहीं है, बशर्ते जो डायरेक्शन उधर जा रहा है उधर इधर करना है। यानी आप याद रखिए, स्वतंत्रता समानता को आप अलग कर ही नहीं सकते। मुद्दा यह, पहले क्या दिया जाए, पहले क्या दिया जाए। बात को ऐसे देखिए, आजकल तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक बात याद रखिए, स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, समानता, सामान्य सी बात जो आप रोज रोज देख रहे हैं। अरे संविधान में यही बात तो लिखी गई है, और हमारे पूरे प्रश्न में, एग्जाम में हर प्रश्न एप्लीकेशन बेस होता है। आपने अनुच्छेद 14 क्या पढ़ा वो मतलब नहीं है, अभी क्या हो रहा है वो अप्लाई करके बता दीजिए। वही मुद्दा क्यों आता है, आजकल आप देख रहे हैं जो देखो वही अडानी को 4 गाली दे देता है, जो जीवन में कुछ नहीं किया वो सुबह लिखे के फेसबुक पे लिखेगा, ट्विटर पे लिखेगा। ये बता दो आपको बच्चों, आज़ादी देने का मतलब जानते हो क्या होता है? दिल्ली ज़्यादा समृद्ध है या गांव? क्या? कौन गांव कह रहा है? मेरे बच्चे, अब आपको मैं कारण बता दूं। कभी आपने विचार किया है कि जैसे जो गांव दिल्ली दोनों जगह रह चुके हैं वो तंत्र बता सकते हैं? कभी आपने विचार किया है कि दिल्ली समृद्ध क्यों हुई और वॉशिंगटन ज़्यादा समृद्ध है या दिल्ली? क्यों? एक बात याद रखिए, यही मेरी बहनें गांव में होती चूल्हे में पिस जाती, और आज स्कूटी से घर। मेरे बच्चियों, बाल उड़ाकर बाइक पर चलने में क्या मजा आता है, कभी फील किया है? कई बच्चे क्या कर नहीं फील किया, तो कर लो, जी लो जिंदगी, जिंदगी ना मिलेगी। कई बच्चों को तो यकीन नहीं आ रहा है। मेरे बच्चों याद रखो, एक बात याद रखिए, ये जिस समाज में आप आधे वर्कफोर्स को घर में बैठा रखा है, वो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? लॉजिकल मुद्दा ये है। और आपको बता दें, दिल्ली की समृद्धि का रीजन, यहाँ हर व्यक्ति आज़ाद है, अपने मन पसंदीदा व्यवसाय के काम करने का अधिकार है, जाति धर्म के बंधन किसी को रोकते नहीं, लिंग की पहरेदारी कहीं है नहीं। आप याद रखिए, किसी भी समाज को आगे बढ़ाना उसका बस एक आइडिया है, मानव संसाधन को बढ़ा दो आप। मेरे बच्चों, ये हमारे जो युवा भाई हैं बहनें हैं, ये समृद्धि के खान है। मुझे कोयले खान नहीं चाहिए। लोग कहते हैं संसाधन, लोहा, कोयला, जमीन, ज्योग्राफी। आपको सचिन सर ने कंफ्यूज किया होगा, मुझे पता है, मजाक कर रहा हूं। सचिन सर ने जो बताया परफेक्ट बताया, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बस
अब जानते हैं थोड़ा पॉलिटिक्स का नज़रिया अलग हो जाता है, सर का नज़रिया अलग। सर पहाड़ चढ़ते हैं, हम कहा सर पहाड़ क्या चढ़ते हो आप? यदि आप तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, सर ने सब कुछ बताया होगा आपको, लेकिन बस थोड़े नज़रिए का फर्क होता है। मेरे बच्चों, इस युवा संसाधन को, अरे मेरे बच्चों, यही भारतीय पूरी दुनिया में जा रहे हैं और छा जा रहे हैं, आप यकीन मानो। अमेरिका में सबसे संपन्न हम, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा समुदाय हमारा, अमेरिका का हर तीसरा वैज्ञानिक भारतीय, इंग्लैंड का हर तीसरा डॉक्टर इंडियन। आने वाले समय में भारत का ऋषि सुनाक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड तो अपना हो गया, समझ लो बच्चों। इंग्लैंड अपना हो गया, कमला हैरिस उधर हो रही है, वो अपना हो गया, कनाडा पंजाब के लोगों ने संभाल ही लिया है, रवांडा बुरुंडी की जरूरत है नहीं हमें। मेरे बच्चों, आप जानते हो समृद्धि का एक ही कारण है, मानव संसाधन। ये मानव नहीं है मेरे बच्चों, ये युवा जोश। कई बार बच्चे निराश हो जाते हैं, बच्चों निराश कभी मत होना जीवन में। युवावस्था सबसे बड़ी ताकत क्या है? अरे बूढ़ा आदमी 80 साल का है, उसके जेब में नोट भर दो, 2-4, जोश आएगा, उत्साह आएगा, ऐसी हंसी आएगी? नहीं आएगा। इसलिए मेरे बच्चों याद रखना, इस मानव संसाधन में असीम क्षमताएं हैं। आपको पता है यहाँ सब बैठे हनुमान जी ऐसी अपार ऊर्जा है, ये दुर्गा देवी है। ये सच कह रहा हूं मेरे बच्चों, बस इसी को उड़ान भरने की आवश्यकता है। उड़ान ही तो मिलती है आज़ादी से। जो सपने गांव में पूरे नहीं हो पाए, वो सपने आके यहाँ पूरे होते हैं। जो यहाँ नहीं पूरे होते, वो मुंबई में पूरे होते हैं, और जो मुंबई में भी पूरे नहीं होते, वो आजादी। मेरे बच्चों, इसलिए अब ध्यान से देखना, अगर आपको आज़ादी हो गई, इसमें से कोई क्रिकेटर बन जाएगा, कोई प्रशासक बन जाएगा, कोई मॉडल बन जाएगा, दुनिया में तमाम क्षेत्र हैं, और आप अगर मेहनत कर रहे हैं, पूरे समाज की समृद्धि की आप गारंटी हैं। अब मैं कह दूं नहीं ये काम मत करना, धर्म इजाजत नहीं देता, हो गया समाज का बंटाधार। मैं कह दूं नहीं बापू ने कहा है, मना है, नहीं कर सकते। टीचर ने कहा है, मना है, नहीं कर सकते। समाज में पहले यही तो होता था, राजा ने कह दिया हम ही शासन करेंगे, आप ये काम कर ही नहीं सकते। यूरोप में यही तो समस्याएं थी। राजाओं के बाद यूरोप आगे बढ़ा या लोकतंत्र के बाद? लोकतंत्र ने क्या बदल दिया? बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है, कभी ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान में फिल्म उद्योग का विकास नहीं हो पाया। फिल्म उद्योग हमारे 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस है। ये हमारे यहाँ विकास इसीलिए हो आज़ादी से। आज़ादी दीजिए, अगर शाहरुख खान को कौन सी फिल्म से कितना पैसा मिला भाई? जवान से 1000 करोड़ रुपए मिला, ये शाहरुख खान की आज़ादी का प्रतीक है। 1000 करोड़ मिला तो 500 करोड़ तो सीधा सरकार ने टैक्स में ले लिया। शाहरुख खान की आज़ादी का फायदा फुक्कड़ गरीब भाइयों को मिला। ये है स्वतंत्रता से समानता बच्चों। अब आप चाहोगे ना शाहरुख खान एक्टिंग नहीं करेंगे, तो फिर उनको भी गरीब बनाओगे और आप भी गरीब ही बन जाओगे। आपको पता है नॉर्थ कोरिया में गरीबी क्यों है? आज़ादी नहीं है। अमेरिका में अमीरी क्यों है? आज़ादी है। अफगानिस्तान मर क्यों रहा है? आज़ादी नहीं है। आज़ादी नहीं होगा तो बच्चों मानव संसाधन का विकास नहीं हो पाएगा, मानव अपने उच्चतम क्षमता का विकास नहीं करेगा, और जहाँ मानव अपने उच्चतम क्षमता का विकास नहीं करेगा वो देश कभी संपन्न नहीं हो सकता। अब बताओ जापान में कौन सा संसाधन है?
कोयला है, लोहा है। इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर शासन कर लिया, क्या था इंग्लैंड के पास? इसलिए मेरे बच्चों, आप घर के जमींदार हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी चिंता भी मत करना, कोई और काम करने का प्रयास करो, उद्यम लगाओ, प्रशासन बनो, सब बात। इसलिए बड़ा ही डिबेट का पॉइंट है। लेकिन कुछ लोग अपोजिट तर्क देते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, किसी को केवल आज़ादी दे देंगे तो समाज में विषमता बढ़ेगी, आज़ादी दे देंगे तो हो सकता है 10-20 उद्यमी आगे बढ़ पाए, तो शाहरुख खान 1000 करोड़ कमा लेंगे, वो परिस्थितियाँ सबके लिए दे दीजिए, तो समानता की बात आ जाती है। ये डिबेटेबल पॉइंट है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं, हम आज़ादी समानता नहीं, समानता से आज़ादी पे जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी गहरी विषमताएं थी। अब आप कहोगे सभी को आज़ादी दे दिया जाए, तो बस्तर और झारखंड के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की आज़ादी दे देंगे? पहले उनको वहाँ से उठाइए, तो पहले घर बनवाइए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। इसलिए पहले समानता दे दीजिए, उसके बाद क्या दे दीजिए? आज़ादी। इसलिए मेरे बच्चों देखो, हमारे यहाँ डीपीएसपी भी है, फंडामेंटल राइट भी है, लेकिन पहले फंडामेंटल राइट रखा है, पहले डीपीएसपी रखा? फंडामेंटल राइट पहले रखा। और ये तो आप दंग रह जाएंगे, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस समय हमें फंडामेंटल राइट दिया, आप यकीन मानिए उस समय दुनिया में समाजवाद की आंधी बह रही थी। सोवियत संघ था, सोवियत संघ ने, समाजवादियों ने फैला दिया, ना ना फंडामेंटल राइट की जरूरत नहीं है, ये पूंजीपतियों का विचार है, अधिकार हमें देना ही नहीं है, हमें केवल समानता समानता की बात करनी है। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, ये सिद्धांत हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। बिना आज़ादी के समाज कैसा होगा? इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता की बात की, लेकिन समानता केवल आर्टिकल 14 में है या और जगहों पे है? जब आप मेंस में देखते हैं तो आर्टिकल 14 नहीं है, आर्टिकल 14 का संबंध डीपीएसपी से भी आ जाएगा, यानी। और ऐसे आप देखिए, ये आर्टिकल 14 है या समाज के बदलाव का सिद्धांत है? आप कहेंगे सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। आर्टिकल 14 समाज के बदलाव का सिद्धांत कैसे आ गया? अरे मेरे बच्चों, आज अच्छा पहले आर्टिकल 14 बता दें, फिर तो आपको बताएं समाज के बदलाव का सिद्धांत है कि नहीं है। अच्छा, हमने समानता क्यों अब पहले बनाया? क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका जैसी विषमता नहीं थी, अमेरिका जैसी समानता नहीं थी। देखिए अमेरिका क्या था, अमेरिका 300 साल पहले बसा हुआ देश है, बाहर से वहाँ लोग गए और बड़े बड़े ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, बड़े बड़े घर बना लिए, उसके बाद उद्योग बना लिए। हमारे यहाँ ऐसा मामला नहीं था, कोई भूमिहीन किसान, कोई जनजाति समुदाय के व्यक्ति, कोई जमींदार, तो हमारे यहाँ विषमताएं ज़्यादा थी। इसलिए हमने कहा कि आज़ादी को रोकेंगे तो नहीं, लेकिन पहले समानता स्थापित करेंगे, फिर क्या देंगे? आज़ादी। चाइना में क्या हुआ, समानता दे के आज़ादी छीन लिया। ये हमने कभी नहीं किया, हमने बड़ा जबरदस्त बैलेंस बना के रखा और इतना कारगर सिद्ध हुआ कि पूछो मत आप। इसलिए जरा इस बात की शुरुआत कर दें, हेडिंग चेंज कर लीजिए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार क्यों ये बहुत बड़ी बात है, इसके मतलब क्या है? क्योंकि आप पीटी में आईएएस में बार बार सवाल देखेंगे तो समानता से बार बार सवाल पूछा गया है, लेकिन आर्टिकल 14 का रेफरेंस एक आध बार दिया गया है, बार बार बड़े सैद्धांतिक बातें पूछी गई हैं। तो जब हम समानता की बात करते हैं तो पहला ये देख लें कि देखिए समानता की बात करना हमारे समाज में क्यों थोड़ा अटपटा दिखता है। कैसे? एक यहाँ पे ए है, ए है कोई सामान्य व्यक्ति महेश, बी है कोई अधिकारी, सी है मुख्यमंत्री, डी है प्रधानमंत्री, ई है
अब किसको रखें थोड़ा सा, किसको? चलिए राष्ट्रपति को रख रहे हैं। अंबानी टाटा को कहाँ रखें? अब यही समस्या हो जाती है। इन सबके पैसे को मिला दीजिए, सबके पेमेंट घर को मिला दीजिए, तो इनके सबके ऊपर कौन चलाएगा? टाटा। इसका मतलब है समाज में विषमता है या समानता है? किस समानता की बात आप कर रहे हैं? फिर ऐसा किया जाए, सबको महेश किस्ती में ला दिया जाए। क्यों? अरे भाई सीधी सी बात है, देखो हम सबको नौकरी दे नहीं सकते, तो बेरोजगार सबको बना सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो मैं रिक्शे पर बैठा था और रिक्शा वाले से पूछा, भैया क्या आजकल कैसा चल रहा है? उनका, भाई साहब मैं बहुत खुश हूँ। मैं चौंक गया। मैंने कहा खुश कैसे हो, इस समय तो आर्थिक संकट है। उनका क्या आर्थिक संकट है? मेरे पास पहले से नहीं था, जिसके पास था उसके पास से चला गया। मेरे बच्चों, हमें दुख किस बात का होता है? मेरा पीटी नहीं हुआ या मेरे पार्टनर का हो गया? मुझे इस बात का दुख थोड़ी है कि मेरे पास स्कूटी नहीं है। जो पड़ोस की लड़की है वो घुर्र से निकलती है सुबह सुबह, ये देख के मेरा खून जल जाता है। बताओ मेरे बच्चों, कैसी समानता लाई जाए, सबको बराबर कर दिया जाए? या तो देखो ऑप्शन 2 है, या तो सबको राष्ट्रपति बना दिया जाए, या सबको महेश बना दिया जाए। बात लिखने की है, थोड़ा लिखते भी रहो तब तो दिमाग चेंज होता रहेगा। अगला लिख लीजिए। समानता का शाब्दिक अभिप्राय। समानता का शाब्दिक अभिप्राय विषमता का भाव है। समानता का शाब्दिक अभिप्राय विषमता का भाव है या असमानता न होना है। अभाव का मतलब न होना। समानता का शाब्दिक अभिप्राय क्या है? विषमता का अभाव या विषमता की अनुपस्थिति। अगला पॉइंट, समानता का आशय प्राकृतिक विषमताओं की समाप्ति नहीं है। समानता का आशय प्राकृतिक विषमताओं की समाप्ति नहीं है। इसका मतलब है, बात को ऐसे देखिए, समानता में क्या, देखिए समानता में क्या मैं समान बना दूं? पहला, अब अगर आप चाहते हैं कि समानता लेना, तो मैं क्या समान बना दूं? सबके आर्थिक स्थिति को समान बना दूं? आप क्या चाहते हैं? सबका एक जैसा घर हो जाए, सबका एक जैसा मोबाइल हो जाए, सबका एक जैसा एटीएम हो जाए। क्या आप स्वीकार करते कि नहीं है? ओ माय गॉड, बच्चे नहीं मान रहे हैं। मतलब आप दिल्ली में देखते हो किसी के पास महंगी कार है, कोई, आप पैदल चल रहे हो और फिर भी आप ऐसी समानता के समर्थक नहीं हो मेरे बच्चों। अरे जिस मकान में किराए पे रह रहे हो, मकान आपका। अरे मेरे बच्चे, जो मजदूर जहाँ काम कर रहा है, जो किसान जहाँ खेती कर रहा है, उसका खेत और उसका उद्योग कैसा लगा? स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे? अच्छा, दूसरी बात, एक बात याद रखो, अभी तो कर लोगे, लेकिन जिस दिन सिविल सेवा पास करोगे उनका पैसा सब इधर लाओ। जमाने की
गरीबी महसूस नहीं होती बच्चों, बुढ़ापे गरीबी बहुत महसूस होती है। जवानी में तो गरीबी है मेरी पता ही नहीं चलता, जोश हाई होता है, पता ही नहीं चलता। इससे जितनी क्षमता संघर्ष करने की युवावस्था में होती है बाद में नहीं आती आदमी में। दूसरी समानता मैं बताऊं, इस क्लास में देखो ये बहुत खराब बात है, कुछ लोग लंबे हैं, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग दुबले हैं, कुछ लोग मोटे हैं। मैं क्या कर दूं, दुबलों को मोटा बना दो, मोटों को दुबला बना दो, लंबे को छोटा बना दो, छोटे को लंबा बना दो। अरे भाई जवाब दो यार, आप लोग तो अब जवाब क्या, ये भी नहीं, ओ माय गॉड, ये भी नहीं मानोगे आप लोग। ये बताओ, ये बताओ, यही है प्राकृतिक विषमता। इसलिए अगर आपको लगता है कि समानता में हम सबकी लंबाई चौड़ाई समान कर देंगे, ये तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों, समानता का मतलब, कई बार लोग अजीब सी बात करते हैं, 5 उंगलियां समान नहीं है। 5 उंगलियों के समान होने की अपेक्षा हम करते भी नहीं है, वो प्राकृतिक विषमता है। समानता का मतलब ये नहीं है कि हिमालय को मैं खाई बना दूंगा और खाई को कोई रहे ही नहीं, सब बराबर हो जाए, नहीं। लेकिन अगली बात मैं कहूं, एक बात तो हो सकती है, सभी के लिए विधि एक समान हो जाए, ये स्वीकार कर सकते हैं? आर्टिकल 14 में ही बात की जाती है, ये तो चीजें नहीं की जाती। और सच मानिए, जो तीसरा कंडीशन है कि आर्थिक स्थिति समान बना दी जाए, देखिए ये आप भले स्वीकार न करें, इतना तो आप कहेंगे। एक बात याद रखो बच्चों, जो भी प्रिपरेशन में आए, जो भी युवा व्यक्ति हो, अभी 12th पास कर ले, उसके लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए। अगर मेरा सरकार कभी सलाह लेती ही नहीं बच्चों को, क्या बताइए। जितने बच्चे युवा हैं, इस सभी युवा बच्चों को एक कमरे का फ्लैट दे दो, एग्ज़ाम कोई पास करे पास ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य, इतना देना बनता है कि नहीं? अब BMW मत मांग लेना। उसके बाद ये नहीं कर सर कमरे के साथ पार्टनर भी दो, नहीं ये नहीं दूंगा मैं। मेरे बच्चों हों बड़ी, इसका मतलब है, इसका सीधा मतलब है। लेकिन ये बात हम आर्टिकल 14 में नहीं करेंगे, ये बात हम निदेशक तत्व में करेंगे, यहाँ ये बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 14 में समानता का मतलब क्या है, लिख लीजिए, अगला पॉइंट है। और देखिए, आप पढ़िए मत, बल्कि आसपास जब किसी चीज को पढ़ के वो किताब में है, इसका मतलब रटा हुआ है। जब आपको आसपास समानता दिखने लगे, उसको अप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब आपने समझ लिया है। और एक बार आपने समझ लिया तो फिर बन जाती है बात। रटोगे सफोकेशन होगा, एक रटोगे थोड़ा भूल जाएगा। याद रखिए पढ़ने का तरीका, आप बड़े हो गए हैं, आप किसी छोटे भाई बहन के पास जाइए जो क्लास 5th 6th में पढ़ रहा हो, उसको रटा दीजिए, वैसा रट लेगा, आप नहीं रट पाएंगे। उम्र बढ़ने के साथ मनोवैज्ञानिक है, समझने की क्षमता बढ़ती है, रटने की क्षमता घटती है। हमारे एग्जाम में तो रटने का काम ही नहीं है, तो हमेशा उस मनोविज्ञान से काम करिए जो स्वाभाविक है। लिखने की बात है, क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट, हाँ अगला, भाग 3 के अनुच्छेद 14 में भाग 3 के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ है, थोड़ा बेरुक के बताएंगे। विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। अब आप देखिए, हम सामान्यतः ये मान लेते हैं कि अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता, तो इसका मतलब सीधा मान लिया। अच्छा, इसे लिख लीजिए, जिसका अभिप्राय निम्नलिखित है, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है,
जिसका अभिप्राय निम्नलिखित है। जिसका अभिप्राय निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1, ए, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। ए, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। बी, और एक खास बात है, अभी किसका महत्व आप समझिए। सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे, बहुत बड़ी बात है। सभी व्यक्तियों में हम आप तो हो ही जाएंगे, अंबानी भी, अडानी भी, ये बहुत बड़ी बात है। जब हम कहते हैं सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे, तो सभी व्यक्ति में कोई सीएम है, डीएम है और पीएम है। इसे आप याद रखिए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ सारे नेता, जो विपक्षी दल के नेता है, वो उच्चतम न्यायालय में गए थे और उच्चतम न्यायालय में जाकर कहा कि ऐसा है, हमारे यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है उसको बदल दीजिए, और नेताओं को बिला वजह फंसाया जा रहा है। जस्टिस ने कहा, आप कानून से ऊपर होना चाहते हैं? सांसदों के लिए अलग विधि बन जाएगी, नेताओं के लिए अलग विधि होगी? नहीं, सब बराबर। सामान्य बात है, रेवोल्यूशन है बच्चों। सब बराबर, लड़के लड़की बराबर, अमीर गरीब बराबर, प्रोफेसर चपरासी बराबर, डॉक्टर नर्स बराबर, मकान मालिक किराएदार बराबर, गाड़ी का मालिक और ड्राइवर। सामान्य बात है या बहुत विशेष बात है मेरे बच्चों? कितनी बड़ी बात कर दी हमने। दूसरा लिख लो आप। इस शब्दों का मर्म है। जब हमने कह दिया विधि के सब समान हो गए, तो आपको लगा क्या खास बात है, समान हो गए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपके अगर घर में कोई मेड वगैरह काम करती हो, ठांसने का प्रयास कभी मत करना कि डांट दिया उसको, सीधा बड़े घर जाओगे। इसलिए अब जरा सोच के देखिए, यही तो मामला अभी पुणे में था। पुणे में आप याद रखो बच्चों, हमारे यहाँ इंदिरा गांधी भी जेल गई हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर, नरसिंह राव पर केस चला है। सब विधि के समक्ष समान है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चुनाव सब लड़ सकते हैं, कुछ ही लोग लड़ सकते हैं। क्यों? दूसरी ये बताइए, द्रौपदी मुर्मू महोदय ही राष्ट्रपति बन सकते हैं या मेरी बहनें भी बन सकती हैं? यकीन नहीं हो रहा है? अरे मेरे बच्चों, यही यकीन नहीं होता, बस अपना काम करते जाओ। अब ये नहीं कि आज सोचो अच्छा अब सर ने कह दिया मैं राष्ट्रपति ही बनूंगा, पहले ये बनो जो काम कर रही हो। भावनात्मक नहीं होना है, मेहनत करते जाना है। मेहनत करते जाओगे बच्चों, वो मिल जाएगा जो सोचा नहीं था कभी। अब देखो, सोचने से नहीं मिलता। विकी कौशल, पता नहीं क्या समझ लेते हो यार। मुझे कई बातें तो आप इशारों में समझ लेते हो, कितने होशियार हो। लिखने की बात क्या लिखा आपने? सभी, हाँ बगला। दूसरा बी, विधि सर्वोच्च होगी, व्यक्ति नहीं। बी, विधि सर्वोच्च होगी, व्यक्ति नहीं। विधि सर्वोच्च होगी, व्यक्ति नहीं। तीसरा, इसी विचार को विधि का शासन, इसी विचार को विधि का शासन या संविधानवाद भी कहा जा सकता है। इसी विचार को विधि का शासन या संविधानवाद भी कहा जा सकता है।
तो अब देखिए, संविधानवाद, विधि का शासन, विधि की सर्वोच्चता, और ये बहुत यही तो है संविधानवाद। अरे विधि का शासन हो गया, अब फिर देखिए व्यक्ति का शासन या विधि का शासन। अनुच्छेद 14 कितनी बड़ी बात कहता है, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष बराबर होंगे। अब सभी व्यक्ति हैं, इसका मतलब है नागरिक हो, विदेशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पद पे है, किस हैसियत पे, से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है न्याय की देवी के सामने, इसे न्याय की देवी की आंखों पर क्या होता है, पट्टी होती है। न्याय की देवी देखती नहीं कि सलमान खान आया हुआ है, कोई सामान्य व्यक्ति है, ये अक्षय कुमार तो नहीं है। हर व्यक्ति एक ही जैसा उसका वैल्यू है। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। परंपरागत समाजों में एक ही अपराध अगर कोई अमीर गरीब कर देता था, गरीब एक दंडित होता था, अमीर नहीं। कानून भी कभी सभी के लिए जैसा नहीं रहा बच्चों। कई समाजों में आज भी है, राजा महाराजा के लिए अलग कानून है, विधि के समक्ष समानता। कितनी बड़ी बात कह दी गई। अब बात को अगर देखना हो तो आर्टिकल 14 में कर हमें केवल ये देख लेते हैं। अगर हमें लगता है कि अनुच्छेद 14 में केवल ये लिख दिया गया है कि सभी विधि के समक्ष समान होंगे, विधि के समक्ष समानता होगी, बात इतनी नहीं है। अब देखिए है, अब आर्टिकल 14 हो गया। केवल आर्टिकल 14 के एक शब्द को मत लिखिए कि फंडामेंटल राइट क्यों है, इसका इतना बड़ा महत्व है। कैसे? एक तरफ आर्टिकल 14, और आप जानते हैं हमारे यहाँ सरकार नीतियाँ बनाती है, सरकार लॉ बनाती है। कुछ हम लॉ जैसे एग्जाम्पल आपको दे दें, नागरिकता अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, नागरिकता अधिनियम। जब किसी भी लॉ को याद कर सकते हो, जो भी लॉ आपके दिमाग में आ जाता हो वो भी उसको याद कर सकते हैं। जैसे मोटर वाहन अधिनियम, जो भी अधिनियम कुछ आपको और याद आ जाए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इलीगल अनफेयर मीन्स, यानी जो नकल विरोधी अधिनियम है। अभी तो सरकार ने लेटेस्ट बनाया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, तो जो नकल विरोधी अधिनियम है। ये आप कह लीजिए कई बार तो राज्य के दिया गया आरक्षण के बारे में कोई विधि हो या कोई नीति हो। अब जरा सोच के देखिए हमारे यहाँ सरकार कैसे काम करती है, तो लॉ बनाएगी या पॉलिसी बनाएगी। और जब भी सरकार कोई लॉ या पॉलिसी बनाएगी उसको हम एक आधार पर, इसे अगर आपको याद होगा कि फंडामेंटल राइट राज्य के खिलाफ है, इसे जब भी सरकार कोई लॉ या पॉलिसी बनाएगी तो हम किस आधार पर इसे चैलेंज कर सकते हैं? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के आधार पर मैं सरकार की बनाई गई विधियों को चैलेंज कर सकता हूं। इसलिए आप देखेंगे हर रोज न्यायपालिका में कोई ऐसा इशू आता रहता है आर्टिकल 14 को लेकर। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये फंडामेंटल राइट न होता तो हम राज्य की किसी विधि को चुनौती दे ही नहीं पाते। अगर ये आर्टिकल 14 न होता तो सरकार बड़ी होती या विधि बड़ा होता? आर्टिकल 14 न होता तो राज्य बड़ा हो जाता या व्यक्ति बड़ा होता? राज्य। इसलिए आर्टिकल 14 है, मतलब कहाँ एक आर्टिकल, भारतीय संसद के द्वारा 1000 विधियों का निर्माण किया गया है। एक तरफ 1000 विधियां रखिए और दूसरे तरफ आर्टिकल 14। भारी कौन होगा? न 100 सुनार की न एक लोहार की। सुनार कैसे करता है? कभी आप सुनार को देख रहे हो बनाते हो, इतना उसके इंस्ट्रूमेंट खुट, दिन भर खुट खुट करता रहता है। एक हथौड़ा दे दो सारा पिचक पुचक जाएगा, एक बार में सीधे कर दें। इसलिए आर्टिकल 14 है या हाथी है? सरकार की विधियां चूहा है। हाथी चूहे से टकराएगा तो कौन जीतेगा? सरकार के द्वारा निर्मित विधियां क्या है? साइकिल है। और आर्टिकल 14 हार्ले डेविडसन है। जैसे भी समझ लें, ये बहुत बड़ा बैरियर है
सरकार के सामने। अब करंट अफेयर का मतलब मामला क्या है, आज कोई ये मामला है, कल वो मामला होगा, ये मामले आते रहते हैं सरकार के सामने। और बाकायदा न्यायालय अंतिम व्याख्या करती है कि ये राज्य के द्वारा बनाई गई विधि तार्किक है या संवैधानिक है या असंवैधानिक है। इसी बात को ग्राइन लिख लीजिए अगले पैराग्राफ से। तो अच्छा, बात को ऐसे समझिए, क्या हमारे देश में निर्मित विधि में कोई ऐसी विधि हो सकती है जो अलग अलग लोगों के लिए बन जाए? आर्टिकल 14 क्या कर रहा है? हाँ, अभी एक ही पार्ट में बता रहा हूँ, दूसरा पार्ट पे भी आ रहा हूँ। हमारे यहाँ चाहे पर्यावरण की विधि बने, कुछ भी विधि बने, सब नागरिकों के लिए एक जैसी। अमीर गरीबों के लिए अलग अलग विधि का निर्माण नहीं हो सकता। नहीं, यानी इसके लिए कहा जाता है कि आर्टिकल 14 क्लास डिवीजन नहीं करता, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। जैसे आप देखेंगे सऊदी अरेबिया वगैरह में ब्लड मनी का विचार है। ब्लड मनी का मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर ये आरोप तय हो गया कि उसने मर्डर किया है, और जिसका मर्डर हुआ है, जिस परिवार का, अगर वो तैयार हो जाए कि मर्डर करने वाला व्यक्ति जो भी कंपनसेशन दे दे, जो तय हो जाए, जो भी कंपनसेशन दे दे, तो उसे अपराध से बरी किया जा सकता है। हमारे ऐसा विचार नहीं है। नहीं, फिर वो पैसे वाला आदमी किसी कुछ कह देगा, और पैसे वाला आदमी किसी को गाली उली भी दे देगा, फिर कह दे कंपनसेशन ले लो भाई। हमारे यहाँ विचार नहीं है, सब लोग विधि के समक्ष समान रखे गए हैं। इसी में थोड़ा एक बस लिख लीजिए। विधि के समक्ष समानता के इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय विधि के समक्ष समानता के इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय राज्य द्वारा निर्मित किसी भी विधि को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर सकता है। असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और फिलहाल उच्चतम न्यायालय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर विचार कर रहा है। कि क्या यह अधिनियम अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। क्या यह अधिनियम अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है? अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लेकिन दोस्तों, मैंने अभी कुछ नागरिकता के जो अभी कानून जो नया बना है, उसमें नए कानून में थोड़ा सा मैं कुछ आपको जिक्र कर रहा हूं। थोड़ा मुझे देख के अटपटा लगा, पता नहीं आप भी सहमत है कि सहमत नहीं है। उसमें याद रखो, उसमें ये लिखा गया है, महिलाओं खिलाफ किसी तरीके से उत्पीड़न होता है 7 साल की सजा। पुरुषों के उत्पीड़न के बारे में कुछ नहीं लिखा गया बच्चों। यार ये बताओ, समानता है या विषमता है भाई? उत्पीड़न किसका होता है?
इस बात पे विचार करेंगे कि पुरुषों का उत्पीड़न होता है कि महिलाओं का। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, फिर लिखा गया है महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध पर दंड का प्रावधान होगा। सवाल है बार बार महिलाओं की बात ही क्यों की जा रही है मेरे बच्चों? ये बताओ, विधि के समक्ष समानता पुरुष वही ये बात है, याद रखें। अगर हमने कह दिया विधि के समक्ष समानता, क्या जाति, क्या धर्म, क्या लिंग, क्या इकोनॉमी, सब बराबर हो गए। अब यार हमें लगता है यहां पे कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। अगर भी कानून को देख लो, अब याद रखिए, अगर, और एक कानून तो पहले से है, अगर पति ने पत्नी को पीट दिया, गया, पत्नी ने पति को पीट दिया, कुछ नहीं होगा। क्या करें? हाँ, पत्नी ने पति को पीटा तो पति ही गया, पति ने पत्नी को पीटा तो भी। यार ये थोड़ा सा समानता है या विषमता है? लड़कियां भी मान रही है ऐसा? लड़कियां भी मान रही है मेरी बात को? अच्छा, क्यों नहीं मान रही हो? तर्क बताओ, क्यों नहीं मान रही हो मेरी बात को? अरे मैं, अच्छा, आप बच्चे सोचते होंगे सर की बात कैसे काटे? तर्क में तो हमेशा हो सकता है ये। आप मेरी बात से सहमत हो, असहमत हो, तर्क तो बताओ, क्यों ऐसा नहीं मान रही हो? ये अब देखो मेरे बच्चों, इस लड़की से पूछो, नहीं नहीं, ये केवल एक पूरे, ये कितनी साहसी बच्ची है, सबका रिप्रेजेंटेशन ने किया, बाकी तो बच्चियां बोल नहीं पा रही हैं। लड़कियां इतनी सीधी होती है हमारे समाज में बच्चों, इनको तो ये सब तो विलुप्त प्राणी है, विलुप्त प्राणी। यकीन मानो, अरे मैं सही बता रहा हूँ, इनके पैदा होने पे घर में कभी सॉन्ग नहीं हुआ मेरे बच्चों। अब मैं, समाज बहुत सारा बदल रहा है, फिर भी मेरे बच्चों आज भी लड़कियों के पैदा होने पर लोग जश्न नहीं मनाते। मैंने बहुत सारे परिवार में देखा है, एक लड़का है तो हो सकता है उनकी लड़की की इच्छा हो, लेकिन मतलब एक लड़की होगी तो लड़के की इच्छा जरूर होगी, लेकिन एक लड़का है तो लड़की की इच्छा हो ये जरूरी नहीं है मेरे बच्चों। रोज रोज ये जलालत की जिंदगी, आपके लिए आर्टिकल 19 होगा, आवागमन का अधिकारी से पूछो, घर से निकलने में डरती हैं। परिवार में कब कौन कूट देगा? इसलिए मेरे बच्चों, समानता की बात करोगे या मेरी बहनों को उठाने की बात करोगे? ये होना चाहिए कि नहीं बच्चों? इसलिए आप याद रखो, मैंने तो कह दिया कि पुरुषों के साथ क्यों नहीं। आज तक सच मानो, लड़कियां इतनी शक्तिशाली नहीं कि पुरुषों को पीट दें, इतनी शक्तिशाली नहीं है वो। और इसलिए कहा जाता है कि यार देखो किस, और इस बात को हमारे संविधान निर्माताओं ने ध्यान रखा। और दूसरी बात है, आप कह रहे हो समानता समानता, फिर एक मामला गड़बड़ा गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं गया था घूमने, और कि मैं क्या बताऊं बच्चों, हम लोग सामने एक अंग्रेज था, पता नहीं क्या किया उसने, और वहाँ पे एक जनजाति समुदाय के व्यक्ति बिना कुछ कपड़ा पहने तीर धनुष लिए खड़ा था। किसी दिमाग में उसका सटक गया, मारा दन्न से तीर, वहीं लोटपोट। पुलिस आई, लोगों ने कहा क्या होगा? उनको कुछ नहीं हो सकता। आपने उसको मार दिया होता तो होता है, उसने आपको मार दिया। इसलिए बच्चों, नॉर्थ ईस्ट में लोग टूरिज्म नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कभी जाना भी मत घूम के। नॉर्थ ईस्ट में अगर पुलिस वगैरह प्रोटेक्शन है तब तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय क्षेत्रों में कहाँ आपको तीर धनुष लग जाएगा, और लग गया उनका कुछ नहीं हो सकता, पहली बात। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ लड़कियों के लिए अलग कानून, जनजातीय समुदाय के लिए कानून। भेदभाव है या समानता है? समानता में भेदभाव किया जा सकता है या नहीं? आगे लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, विधि का समान संरक्षण। हेडिंग है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
और अभी दोस्तों सोचो, हमारे समाज में महिलाओं की हालत क्या है। स्वाति मालीवाल, वो सांसद, महिला आयोग के अध्यक्ष, उसको धुन दिया गया। कितनी गंभीर बात है ये बात आप लोग जानती हो कि नहीं जानती हो? सोचो, ये कितनी गंभीर बात है। अब कंगना रावत को, लेकिन संयोग से मारने वाली ही महिला थी वहां पे। लेकिन कमाल की बात है यार, ऐसा हो कैसे रहा है? लिख लो बच्चों, क्या लिखा आपने विधि का पहला पॉइंट? पहला पॉइंट अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 14 में यह उल्लिखित किया गया है कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे तथा विधि का समान संरक्षण भी होगा। सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे तथा विधि का समान संरक्षण भी होगा। पूरी बात आर्टिकल 14 में बात लिखी गई है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। विधि के समक्ष समानता का विचार विधि के समक्ष समानता का विचार इंग्लैंड की विधि से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का विचार इंग्लैंड की विधि से लिया गया है, जो अपने आप में नकारात्मक है। इंग्लैंड से लिया गया है जो अपने आप में नकारात्मक है, क्योंकि इसमें सभी के लिए समान विधि का प्रावधान किया गया है। क्योंकि इसमें सभी के लिए समान विधि का प्रावधान किया गया है, जबकि समाज में सभी व्यक्तियों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। जबकि समाज में सभी व्यक्तियों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। सभी को एक समान मानना या सभी के साथ एक समान व्यवहार, अंडरलाइन, सभी के साथ एक समान व्यवहार सभी के साथ एक समान व्यवहार समानता का संकीर्ण अर्थ है। संकीर्ण माने एक आयामी छोटा अर्थ है। सभी के साथ समान व्यवहार समानता का संकीर्ण अर्थ है। देखिए, यही बात आपको बता दें, इक्वलिटी डजंट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट। समानता का मतलब है सभी के साथ समान व्यवहार का मतलब है टका सिर भाजी टका सिर खाजा अंधेर नगरी। अब देखिए, इक्वल ट्रीटमेंट कैसे प्रॉब्लमेटिक है। मान लीजिए कि इस क्लास में मैं कोई टेस्ट लूं और टेस्ट के बाद कह दूं कि टेस्ट देने के बाद सबको पेन मिलेगी, और सबको मैं कहूं कि जो भी जिसने टेस्ट दिया उसको एक एक पेन मिलेगी। लेकिन सवाल है, किसी के पास पहले से 3 पेन थी, किसी के पास एक ही पेन थी। समानता बनी या विषमता हो गई? विषमता हो गई। तो बच्चों ये याद रखिए, जब हम कहते हैं समानता मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, अरे भाई ये सवाल है कि आप इक्वल ट्रीटमेंट आप कर दोगे,
इक्वल ट्रीटमेंट महिला पुरुष का नहीं हो सकता। इक्वल ट्रीटमेंट करने की पहली शर्त है कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? कंडीशन अनइक्वल है, ट्रीटमेंट आप इक्वल कर रहे हो, इसलिए समानता बढ़ेगी या विषमता? विषमता बढ़ जाएगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माता इस बात को जानते थे। विधि के समक्ष समानता का सीधा मतलब क्या? इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होगा, अब अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा। लेकिन इसलिए विधि के समान संरक्षण शब्द का प्रयोग करिए। समान संरक्षण मतलब क्या है? आगे लिख लीजिए अगला पॉइंट। विधि के समान संरक्षण विधि के समान संरक्षण का विचार अमेरिकी विधि से लिया गया है। अमेरिकी विधि से लिया गया है, जिसमें राज्य विधि निर्माण के द्वारा वंचित वर्गों का संरक्षण करेगा। जहां राज्य विधि के निर्माण के द्वारा वंचित वर्गों का संरक्षण करेगा। अच्छा, शब्दों पर ध्यान दिए। संरक्षण, तो संरक्षण शक्तिशाली का होता है, कमजोर का? कमजोर का होता है। वंचित वर्गों का संरक्षण किया जाएगा, इसलिए घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम ये पहला एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट एक्ट या फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 में बनाया गया। जनजातीय समुदाय के व्यक्ति, अगर कोई आम आदमी कहीं पेड़ काट जाए तो अपराध है, जनजातीय समुदाय के व्यक्ति पेड़ काट दे कोई अपराध नहीं है। आपको जमीन का, आप जमीन के मालिक तभी हैं जब आपके नाम जमीन रजिस्टर्ड है। जनजातीय समुदाय के व्यक्ति जहाँ रह रहा है वही उसकी जमीन है, रसी की आवश्यकता नहीं है। हमने अलग अलग कानून बना दिया। जो बिना इलापे देखा होगा, अब 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसके लिए तो फिर हमने अलग कानून बना दिया। इसलिए हम अनुसूचित जाति का, जनजाति का, महिला का, अल्पसंख्यक का, पिछड़े का संरक्षण करेंगे। तो अब आप कहोगे संरक्षण का मतलब अलग विधि बनाओगे? बिल्कुल। तो आप कहोगे अलग विधि बनाओगे, सब भेदभाव कर रहे हो? कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर कंफ्यूज कर रहे हो, समानता की बात कर रहे हो, भेदभाव की बात कर रहे हो? समानता में भेदभाव होगा ही होगा। कैसे? आगे आप लिख लीजिए। क्या कह रहे हैं? उसका अधिकार हो जाएगा। हाँ, कुछ नहीं हो जाएगा, भाग जाएंगे वहां से। हाँ, कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन मेरे बच्चे, वही बात हो गई, जनजातीय समूह का व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाएगा आपकी जमीन कब्जा कर लेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अभी आगे बता देंगे, एक समस्या है, आगे बता देंगे। क्योंकि अब मान लो कि भाई जनजातीय समूह का सांसद हो गया, अब वो जमीन कब्जा। नॉर्थ ईस्ट में इसी बात का बवाल है। नॉर्थ ईस्ट में मैतेई समुदाय के जो हिंदू लोग हैं वो पहाड़ की जमीन नहीं खरीद सकते। पहाड़ पे बसे हुए कुकी और नागा प्लेन पे जमीन खरीद सकते हैं। जनजातीय समुदाय की जमीन खरीदना नहीं, देखना भी मना है। देखना मना है तुमको। मैं गुजरात में गया था, वहां पे क्या मेरे बच्चे, क्या बताओ? क्या आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? किसको दिया जा रहा है मेरे बच्चे? अच्छा, शांत हो जाइए। मेरा बच्चा क्या पूछ रहा है भाई? शांत, तेजी से बोलो। किसको? SC/ST को संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए। यही तो हम कह रहे हैं। ये मेरे बच्चों, ये आरक्षण है या संरक्षण है?
संरक्षण है। तो बताओ, अब इन बहनों का संरक्षण नहीं करोगे, विलुप्त हो जाएंगे, और विलुप्त हो जाएंगे तो इनका नुकसान होगा, पूरा समाज का नुकसान होगा बच्चों। अरे मेरे बच्चों, समाज कैसा होता है? जंजीर की तरह। समाज जंजीर की तरह होता है, अगर एक भी चेन कमजोर हो गई तो पूरा समाज कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप याद रखो बच्चों, अगर समाज में गरीबी बढ़ रही है तो सबकी चिंता का विषय है। अगर गरीबी बढ़ेगी, विषमता बढ़ेगी, तो आप याद रखो समाज हिंसक होगा, हिंसा होगी, अपराध होगी, कोई चैन से नहीं रह पाएगा। तो जो मेरे युवा व्यक्ति इतने अच्छे तरीके से बैठे हैं, अगर उन्हें रोजगार न मिला तो क्या करेंगे उसके बाद? वो लिख लो मेरे बच्चे, क्या करेंगे? लिख लो, क्या लिखा आपने? संरक्षण होगा। हाँ, अगला पॉइंट लिख लीजिए। संरक्षण का विचार सकारात्मक है। संरक्षण का विचार सकारात्मक है क्योंकि राज्य के द्वारा संरक्षण का विचार सकारात्मक है क्योंकि राज्य के द्वारा इनके उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। संरक्षण का विचार सकारात्मक है क्योंकि राज्य के द्वारा इनके उत्थान के विशेष उपाय किए जा रहे हैं। इसीलिए संरक्षण भेदभाव की अनुमति देता है। इसलिए संरक्षण भेदभाव की अनुमति देता है। संरक्षण भेदभाव की अनुमति देता है, फुल स्टॉप। क्योंकि समानता का आशय समानों के साथ समान क्योंकि समानता का आशय समानों के साथ समान और असमानों के साथ समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार करना है। समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार करना है। बस सीधी सी बात हो गई। लड़कियों के बीच विषमता नहीं की जाएगी, समानों के साथ समान। लड़कों के बीच विषमता नहीं की जाएगी, लड़के लड़कियों के बीच विषमता की जाएगी। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में यही बात तो है, समानों के साथ समान। इसका मतलब है अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के बीच विषमता नहीं होगी, वहां समानता होगी। सामान्य लोगों के बीच में समानता होगी, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य के बीच में विषमता होगी। समानों के साथ समान, असमानों के साथ असमान व्यवहार। इसका मतलब है सभी के साथ भाई इसका मतलब है व्यवहार का एक स्टैंडर्ड होगा या दो हम कह रहे हैं। इसका सीधा मतलब है जनरल कैटेगरी का पीटी कट ऑफ एक होगा, समानों के साथ समान व्यवहार। जनरल कैटेगरी के किसी कैंडिडेट को हम प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस को भाई ईडब्ल्यूएस में समानता होगी। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में नहीं, ईडब्ल्यूएस में समानता। ईडब्ल्यूएस SC/ST में अलग होगा। यानी इतना आरक्षण ये भेदभाव का ही तो एग्जाम है, भेदभाव का तो एग्जाम्पल है। इसलिए बच्चों याद रखो, भेदभाव क्यों करते हैं? क्योंकि सबका साथ। आगे लिख लीजिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है समानता में तार्किक भेदभाव की अनुमति दी जाती है। तार्किक भेदभाव अंडरलाइन।
समानता में तार्किक भेदभाव की अनुमति दी जाती है। तार्किक भेदभाव की अनुमति दी जाती है। अब आपसे मैं एग्जाम्पल पूछूं, सबरीमाला मंदिर में महिला पुरुष के बीच में समानता तार्किक भेदभाव है अतार्किक? अतार्किक, ये सीधे अतार्किक है। पंचायत के चुनाव में शैक्षिक योग्यता लागू कर देना तार्किक भेदभाव है अतार्किक? तार्किक। यही मामला उच्चतम न्यायालय तय करता है। हर लॉ आएगा भाई, कोई लॉ आएगा तो उसमें भेदभाव किया जाएगा, इसलिए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया था तो उच्चतम न्यायालय के सामने आया। उच्चतम न्यायालय ने कहा भाई ये तार्किक व्यवहार है, लेकिन पुरुष या महिला या थर्ड जेंडर के बीच भेदभाव करना तार्किक है अतार्किक? अतार्किक। यही न्यायालय करता है। भेदभाव होगा लेकिन कैसा होना चाहिए? तार्किक। लेकिन तार्किक की परीक्षा कौन करेगा? क्योंकि आप याद रखिए, संसद है, विधायिका है, ये तो पार्टी के इंस्टीट्यूशन है भाई। संसद में पार्टी के लोग आते हैं चुनाव लड़के, तो हो सकता है अपने वोट बैंक को फायदा देने के लिए ऐसा कर दें। अभी आपने देखा है महाराष्ट्र में एक मामला तो हुआ ही है, कास्ट सर्टिफिकेट बदल के आरक्षण दिया जा रहा है। अब यहां न्यायपालिका आ जाती है। क्या लिखा आपने? तार्किक भेदभाव की अनुमति दी जाती है। और यह भेदभाव तार्किक है अथवा अतार्किक? यह भेदभाव तार्किक है अथवा अतार्किक, इसका अंतिम निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाता है। जिसका अंतिम निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों, उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर तार्किक भेदभाव को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया है। तार्किक भेदभाव को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया है। पॉइंट नंबर 1, निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया गया है। पॉइंट नंबर 1, व्यवसाय के आधार पर दूसरा, भौगोलिक आधार पर। पहला व्यवसाय के आधार पर, दूसरा भौगोलिक आधार पर, तीसरा सामाजिक न्याय के आधार पर, चौथा वर्ग या वर्ग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देख, क्लास का मतलब ये क्लासरूम नहीं है। क्लास का मतलब अमीर और गरीब। मैं समाज को बांटने के 2 तरीके हैं, कास्ट, क्लास। कास्ट का मतलब है जन्म के आधार पे विभाजन हो जाए, कास्ट है। क्लास का मतलब है मेरे बच्चों, ये पूरे जीवन के जद्दोजहद आप क्यों लड़ रहे हैं? क्लास चेंज करने के लिए। आईएएस बनना में कास्ट चेंज होगा या क्लास? क्लास चेंज हो जाता है। और खास बात है, इस क्लास का मतलब है भाई, अब आईएएस अधिकारी होगा, ट्रेन में क्लास होता है, जनरल, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, क्लास है। पूरी जीवन की लड़ाई, अगर आपने समझ जीवन में एड्रेस बदल दिया, सबसे बड़ा काम एड्रेस होता है। एड्रेस का मतलब समझ रहे हो बच्चों?
क्या समझ रहे हो? वजीराबाद का एड्रेस नहीं है, एड्रेस होता है इंडिया गेट के उस पार लुटियन जोन का। अगर आप किसी को एड्रेस बता दो जोरबाग में रहते हो, अपने आप आपको समझ जाए कहाँ रहते हो। अगर आपने बता दिया ग्रेटर कैलाश में रहते हैं, डिफेंस कॉलोनी में रहते हो, और बता दिया पार्लियामेंट मार्ग पे रहते हो, तो बाकी बताने की जरूरत नहीं है। और बता दिया वजीराबाद में रहते हो इसे वजीराबाद में हो तो चिंता मत करो, कहाँ खड़े हो ये मैटर नहीं करता है, जाना कहाँ है। अभी यहाँ से ये अरे मुखर्जन क्लास में क्या मुखर्जन क्या वजीराबाद क्लास कहीं चले, कहाँ है वो मैटर करता है या कहाँ, ये मैटर करता है बच्चों। संघर्ष तो क्लास का ही है, क्लास रूम का नहीं। क्या लिखा आपने? हाँ, वर्ग या केवल आर्थिक आधार पर किया गया भेदभाव वर्ग या केवल आर्थिक आधार पर किया गया भेदभाव क्या कह रहे हो? कुछ लिखा है, हम देख ले रहे हैं, चिंता मत करो, लिख लो। काम है, जाना तो चले जाओ। अरे मेरे बच्चे आर्टिकल 19 आने जाने का अधिकार, पूछना ही नहीं है। अरे भाई क्या लिखा आपने? वर्ग या केवल आर्थिक आधार पर ही भेदभाव नहीं किया जाएगा। वर्ग या केवल आर्थिक आधार पर ही भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसे अतार्किक माना जाएगा। वर्ग या केवल आर्थिक आधार पर ही भेदभाव नहीं माना किया जाएगा, इसे अतार्किक माना जाएगा। इसलिए आप देखोगे हर बार उच्चतम न्यायालय के सामने मामला आता है और उच्चतम न्यायालय ही तय करता है कि विधि में जो भेदभाव किया गया है तार्किक है या अतार्किक। ईडब्ल्यूएस को उच्चतम न्यायालय ने कह दिया तार्किक है, सबरीमाला के मामले को कह दिया अतार्किक है। अब आप देखोगे कि जो नागरिकता अधिनियम में भेदभाव किया गया है, अब वो तार्किक है अतार्किक है, तो उच्चतम न्यायालय ही तय करेगा, वो उच्चतम न्यायालय तय करेगा। लेकिन अभी एक बात बाकी है। अच्छा, एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे पास बहुत सारे सवाल दिए गए हैं और आपको यकीन बताएं फंडामेंटल राइट्स में ही खूब सवाल आते हैं, क्योंकि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, वो सवाल उठ रहा होगा, वो सवाल उठ रहा होगा। बस एक बात आप देखिएगा, अगर जितनी बात मैंने बता दिया उसमें कोई संदेह नहीं है तो बाकी सब सवाल खत्म कर दीजिए, क्योंकि सवाल तो हमेशा उठता ही रह गया। बस हमें क्या काम है, काम चीज पढ़ लें, उसके बाद थोड़ा सा भाई सवाल खत्म थोड़ा ही होगा। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आप, इसलिए मैं भी आपके सवाल नहीं, अगर आपके सवाल इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं ये पढ़ना शुरू कर दूंगा पूरी क्लास इसी में चली जाएगी। तो एक बार आप क्लास के बाद आ जाइएगा मेरे पास कि क्या इतनी बताने से कोई संशय है क्या, इसके बाहर जानने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मैं बुद्ध हूं, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके बड़े सारे लोग सवाल पूछने आते थे, मुस्कुरा देते थे, कोई जवाब ही नहीं देते थे। अब आप ये कहेंगे अच्छा मतलब इसी में आपने भी जवाब नहीं दे रहे हो। मैं कह रहा हूं जो आपके सवाल हैं बड़े छोटे हो जैसे होंगे, उन सवालों का महत्व कई बार हमारी बौद्धिक जिज्ञासा के लिए होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका महत्व नहीं होता। इसी अंतर को समझना है। और यकीन मानिए एक बार जो बता दिया, समझ लिया, पढ़ लिया तो कहीं कठिनाई आएगी नहीं, उसके बाहर बहुत झांक ताक करने की जरूरत है नहीं। बस ये मेरी रिक्वेस्ट आप मान लेना। बाकी अब भाई टीचर का काम है, जो सवाल पूछा है उसका जवाब होना चाहिए। तो मैं आपको तो ये बात ठीक है कि आप क्लास के बाद आइएगा, जब आप पूछ लीजिएगा, बजाय कि मैं आपको पढ़ूं तो आपकी जो शंका है वो क्लास के बाद ही पूछ लीजिएगा। और दूसरी बात, जो मैं बता रहा हूं उसमें कोई अस्पष्टता हो तो बिना संकोच क्लास में ही पूछ ले, खड़े होकर पूछ लेना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं वहां कोई चीज अस्पष्ट हो गई, विवाद नहीं, अरे विवाद खत्म हो जाता है तो अनुच्छेद 14 खत्म हो जाता है। उच्चतम न्यायालय रोज ही विचार कर रहा है
हमारा काम संविधान पढ़ना है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है। कई बार हम छेड़छाड़ करने लगते हैं कि राज्यपाल भाग जाए तो क्या होगा, जब भाग जाए तो देखेंगे यार क्या होगा। तो कई बार बच्चों में कुतूहल, देखिए आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप में कुतूहल आते हैं, बस इन्हीं कुतूहलों पर कंट्रोल करना है, क्योंकि दिल तो पागल है। याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बात सबसे रिमार्केबल होती है, कहाँ पर आप बिल्कुल थ्रेशोल्ड कर देंगे, इसके बाहर मुझे न जानना है न सुनना है, काम की बात हो जाए आगे बढ़ा दो। जैसे अब मान लो कि आर्टिकल 40 समानता में 14, 15, 16, 17, 18 है, जितना हम 14 बोल रहे हैं, 15, 17, 18 को शॉर्ट कर जाओ, 16 और 14 को, 14 का महत्व सबसे ज़्यादा है, 16 का महत्व आरक्षण होता है तो हो ही जाता है, उसके 4-5 बता दें, फैक्ट उसमें बड़े सारे आ गए हैं। बाकी 15, 17 और 18 को 2 लाइन पढ़ के निकल जाओ, ये प्रोफेशनल तरीका है। तो आप जो भी सवाल, क्योंकि जो आप सवाल पूछेंगे मुझे पता है हर क्लास में ये होता है, और सारा सवाल फंडामेंटल जैसे पार करता है, सवाल धीरे धीरे खत्म, क्योंकि जोश हाई है आपका भी, और सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है, सवाल पूछने की प्रवृत्ति हमेशा होनी चाहिए। लास्ट वाला, हाँ, फिर मैं बता दूं कि भेदभाव केवल आर्थिक आधार पे नहीं होगा, इसका मतलब कि क्लास के बेस पे नहीं हो। क्लास के बेस का मतलब है आईएएस अधिकारियों के लिए अलग कानून नहीं बनेगा जो आम जनता के लिए ना हो, पॉलिटिशियन के लिए कोई अलग कानून नहीं बनेगा जो आम जनता के लिए ना हो, ये डिवीज़न नहीं होगा। लेकिन और ये तो होना तो ये भी मतलब ये भी होता है, केवल जाति लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो आरक्षण तो कई बार जाति के आधार पर दिया जाता है, उसमें विवाद भी चलते रहते हैं, तो वो हम भेदभाव करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक बेस पे तो भेदभाव नहीं करते, अमीर गरीबी के आधार पे। क्या कह रहे हैं, क्या है, हाँ अच्छा बैठ जाओ। अच्छा अभी एक्सप्लेन तो करने वाला था मैं, तब तक मैं सवाल पूछ लिया। देखो तार्किक भेदभाव कहाँ है, व्यवसाय के आधार पे। एक बार मैं किसी सेनाधिकारी घर गया, उसने कहा चलो कुछ दिखाते हैं। मैंने कहा, एक बड़ी सी अलमारी थी, मैंने कहा भाई ये भी किताब उताब रखा होगा। हमने कहा भाई दिखाओ। जैसे किताब खोला, ये बॉटल 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 बॉटल, पूरी अलमारी में बॉटल। हमने कहा भाई ये सब क्या है? उनका राज्य हमें देता है। हमने कहा हमें कभी नहीं मिला। अब बताओ दोस्तों, सेना अधिकारियों को दी जाती है पियो, भाई हमें भी तो कोई पूछना चाहिए ना कि कभी मन ही हो जाए मेरा, अरे भेदभाव है या नहीं है। डॉक्टर कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि सेना काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो सेना काम इतना टफ है, गम भुलाने के लिए जरूरी है वो। और टीचर काम क्या है? बच्चों के साथ खेलते कूदते हुए निकल जाना। और डॉक्टर पी लिया तो काटना है दाएं का, तो कट जाएगा। व्यवसाय के आधार पे, ये एग्जाम्पल मैंने समझा बच्चे। भूगोल के आधार पे, अब बताओ दिल्ली में हम भर्ती कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जवानों की, और हमने कहा भाई हिंदुस्तान में यूटी है, पूरे देश के लोग आने चाहिए। अब किसी मेघालय के व्यक्ति ने आवेदन किया, दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाइट होगी 6 फीट। तो दोस्तों वेस्ट यूपी राजस्थान के लिए ठीक है, हरियाणा के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए हम हाइट थोड़ा कम कर दें या उतना ही रखें? भौगोलिक आधार पे। यही तो भेदभाव, यही मेरे, इसका मतलब है ये भेदभाव है या सकारात्मक भेदभाव है? ये भेदभाव है या संरक्षणात्मक भेदभाव है? तो सकारात्मक कहिए, ये भेदभाव है या उल्टा भेदभाव है? उल्टा क्यों? उल्टा क्यों? देखिए एक ही शब्द को हम 5 तरीके से कहते हैं, इस पे समझने में ज्यादा बल देना चाहिए। एग्जाम में कई बार होता है हमने एक शब्द का प्रयोग किया, उसने शब्द उलट दिया। देखिए आप याद रखिए, समाज में जो आजकल कंप्लेन करते हैं आरक्षण दे दिया गया, महिलाओं के लिए ऐसा हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ऐसा हो रहा है,
वो ये भूल जाते हैं कि उनके साथ पहले क्या हुआ है। मेरे बच्चों, समाज में भेदभाव हमेशा रहा है। फर्क यह है, पहले जो समाज में प्रभुत्वशाली लोग थे वो वंचितों के साथ भेदभाव करते थे, अब उल्टा हो रहा है। वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ भेदभाव हो रहा है? पहले पुरुषों ने क्या किया? महिलाओं को दासी बना के रखा, स्वामी बन गए थे। अब महिलाएं करें बराबरी में आ जाओ, स्वामी वाली टेंडेंसी छोड़ दो, मैं सिंहासन खींच लूंगी। इसलिए मेरे बच्चों, पहले क्या मामला था? अब तो मैं शादी उदी में जाता हूँ, दूल्हे का सिंहासन के साथ साथ दुल्हन का सिंहासन। बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन है, आपने रियलाइज नहीं किया होगा ये बात। पहले नहीं होता था ऐसा। पहले दुल्हन सार्वजनिक रूप में निकलती नहीं थी। इसलिए उल्टा भेदभाव क्यों? हम सशक्त लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि भेदभाव पहले सीधा होता था। जो शक्तिशाली था वो गरीबों को दबाता था। पहली बार गरीबों को उठाया जा रहा है और दबाया किसको जा रहा है? पुरुष दबे, ऊंची जाति के लोग दबे, अमीर दबे, तभी तो बाकी उठेंगे। लेकिन इसे दबाना उबाना मत कहो, हम किसी को दबा नहीं रहे, बस सबको मुख्य धारा में ला रहे हैं। देखो, भेदभाव का पर्पस ये नहीं है कि तुमने पहले हमारे साथ अन्याय किया, मेरी बारी। मेरे बच्चों, टिट फॉर टैट नहीं है। एन आई फॉर आई विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आंख के बदले आंख का सिद्धांत ही बेकार का सिद्धांत है। आजकल तो टीवी देख के लोग ऐसे भी करते हैं, तुमने चाटा मारा तो मैं क्यों नहीं मारूंगी। ऐसा नहीं है। समानता ये नहीं है, रिवेंज नहीं है बच्चों। न्याय और बदला लेने में फर्क होता है। किसी ने आपके साथ अन्याय कर दिया, आपने भी उसके साथ कर दिया, तो आप अच्छे कहाँ रहे? फिर आप तो बराबर में आ गए। अब आप फिर अच्छे नहीं रहे। इसलिए न्याय का मतलब क्या है? हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, हम बदला नहीं लेना चाहते। ये महिलाओं का पुरुषों के ऊपर बदला नहीं है। ऐसा भाव है आप लोगों में क्या? कुछ बच्चियां बोल नहीं कहा है तो बताया कैसे भी है तो कौन किसने जवाब दिया था? नहीं है ना? बहुत सही बात। लड़कियों में ऐसे बदलने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती। अरे भाई, लड़कियां स्वभाव से अच्छी होती हैं। अरे भाई, अरे मेरे बच्चों, ये मनोविज्ञान है, हकीकत है, इस बात को आप इनकार कैसे कर सकते हो? नहीं, लड़के भी अच्छे होते हैं। मैं लेकिन आप याद रखिए, क्योंकि आप मेरे बच्चों इस बात को आप देखो, लड़कियां भगवान के सबसे निकट होती हैं, याद रखना हमेशा। क्योंकि जो मेरे सबसे निकट है वो माँ है, और वो भी लड़की ही है। माँ जैसा प्यार कभी किसी ने दिया? नहीं दिया। तो लड़की बड़ी हुई या लड़का? देख लो मेरे बच्चों, हकीकत है। ये देखो, लड़कियों में स्वभाव ही भाई सॉफ्ट उनका होता है, केयरिंग होता है, वो हमेशा रिस्क किसी के प्रति बहुत इमोशनल होती है। ये मानव की उच्चतम विशेषता है मेरे बच्चों। ये तो पुरुषों ने तलवार भांज के इसको बंद कर दिया था। जब देखो चक्कू मार देंगे, तलवार भांज देंगे। लड़कियों को आपने कभी लड़ते हुए नहीं देखा होगा। ओ माय, आपकी अनुभव ज्यादा हो गया। ओ प्रभु, लिख लो मेरे बच्चों, क्या लिखा आपने? बात जो पूछा था जवाब मिल गया? जवाब मिल गया जो आपने पूछा था? हाँ, लास्ट लाइन लिख लीजिए, अंतिम अंतिम अगले पैराग्राफ से, अगले पैराग्राफ से। समान संरक्षण के इसी विचार को सकारात्मक भेदभाव, हेडिंग नहीं है, पॉइंट है। समान संरक्षण के इसी विचार को सकारात्मक भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव, संरक्षणात्मक भेदभाव, या उल्टा भेदभाव भी कहा जाता है।
या उल्टा भेदभाव भी कहा जाता है। हेडिंग चेंज कर लीजिए। विधि के समक्ष समानता के अपवाद। विधि के समक्ष समानता के अपवाद। अच्छा, अभी जैसे कि अभी मेंस का थोड़ा सा चल रहा है, तो लगभग मान लीजिए कि 15 अगस्त तक, ये मतलब जुलाई तक मान लीजिए, सैटरडे वाली क्लास अभी बंद कर देंगे, उसके बाद हम संडे को भी क्लास लेके कुछ आपको समय से सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो थोड़ा सा उन पे भी ध्यान देना पड़ता है जो उनको इमीडिएटली मेंस लिखना है। नहीं तो और सैटरडे क्लास चलती ही रहती है, लेकिन आपका समय से पूरा हो जाएगा। तो अच्छा, क्या लिखा आपने हेडिंग? विधि के समक्ष समानता के अपवाद, यानी आर्टिकल 15 के एक्सेप्शन। एक बड़ी बात है, जब हम समानता की बात करते हैं, जब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट का मतलब है कि जो सभी के लिए एक जैसा हो। और जब आर्टिकल 14 में हमने कही दिया कि सब विधि की एक जैसी होगी, तो आर्टिकल 14 आपके पढ़ क्या समझा, मैं आपको टेस्ट करूंगा। मान लो द्रौपदी मुर्मू महोदय को मन हो जाए कि जरा मैं कार चलाती हूँ, कार लेकर आए, वजीराबाद पहुंच गई, और पता चला आप लोग क्लास से निकल रहे थे, उसी में कोई कार के पहिए के नीचे आ गया, उसका फ्रैक्चर हो गया। अब बताइए, सवाल है, मोटर वाहन अधिनियम के हिसाब से राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या? अच्छा चलो, दूसरी बात है, राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल मोटर वाहन लेकर आ जाए। अच्छा, ये बताओ, राष्ट्रपति महोदय अब अमृत उद्यान में टहल रही हैं और किसी सेवक से कहा भाई चाय कॉफी लाया जाए, देखो यही राष्ट्रपति बनने के क्या जब बताओ। और चाय कॉफी ने सेवक ले नाले में देर कर दिया, उतने में 2 सोटा मारा उसको, ऊपर गया वो, खत्म। भाई बूढ़ा सेवक था, मर गया। राष्ट्रपति के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होगी या नहीं होगी? ओ माय गॉड, इसका मतलब विधि की समक्ष समानता नहीं है। अच्छा बताओ, अगर यही मोदी जी वाहन चला रहे होते तो क्या होता? क्या? अच्छा, राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर नहीं होगा। अभी पश्चिम बंगाल, अब एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है, देखिए बच्चों, महिलाओं के मुद्दे को लोग ऐसा पॉलिटिसाइज कर देते हैं, और कई बार उसके लिए थोड़ी महिलाएं भी जिम्मेदार हैं ऐसे मामले को। अब बड़ा एक मामला पॉलिटिसाइज हो गया, बंगाल में संदेश खाली पहले आया, उसके बाद बंगाल के गवर्नर के राजभवन में आरोप लग गया। मैंने कहा आरोप लगा, और उसके बाद कुछ महिलाओं ने थाने में गई, उनका एफआईआर करो। पुलिस ने कहा किस बात का? उनका गवर्नर साहब के यहाँ कुछ ऐसे मोलेस्टेशन। है भाई, हमारे यहाँ महिलाओं के खिलाफ तो अपराध, दंडनीय अपराध, एफआईआर होना चाहिए। पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, उनका गवर्नर है, गवर्नर। कौन है? हम आप लोग क्या है बच्चे? आम आदमी पार्टी नहीं, हम क्या हैं? आम आदमी। ये मेरे बच्चों बता दो, हमारे ऊपर तो कोई भी एफआईआर करवा देगा। लेकिन जिनको बचाया गया है, और आप जानते हो प्रिंसिपल, यानी हमारे यहाँ गवर्नर और प्रेसिडेंट, उनको विशेष प्रिविलेज है। और प्रिविलेज कह लो या कह लो परंपरा कह लो, क्योंकि अब हकीकत देखो, ये प्रिविलेज दिया क्यों गया है? यही आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, यही आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। एक बार तो हमने कह दिया सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो, देश में जितने लॉ होंगे कोई लॉ से ऊपर नहीं है। मतलब ये मान लीजिए, अनुच्छेद 14 बड़ा या राष्ट्रपति बड़ा? राष्ट्रपति बड़ा। आर्टिकल 14 बड़ा या गवर्नर बड़ा?
ये कह दिया गया। अब ये देखिए किया क्यों गया है। अब याद रखिए, ये ब्रिटेन की परंपरा लाई गई और राष्ट्रपति और गवर्नर को ये विशेषाधिकार इसलिए दिया गया है। इंग्लैंड में कहावत थी, किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि राजा कुछ करता ही नहीं। इस एक बात याद रखो, हमारे यहाँ राष्ट्रपति की एवरेज जानते हो, राष्ट्रपति सामान्यतः बनता है 70 साल के बाद। 70 साल के बाद कुछ करने की स्थिति में होता नहीं, नंबर एक। दूसरी बात, राष्ट्रपति कोई काम ही नहीं दिया गया है, नंबर 2। गलती वो करेगा जिसको काम दिया गया हो। राष्ट्रपति कोई काम नहीं, उसका काम क्या है? मुगल गार्डन में घूमना, चाय कॉफी पीना। राष्ट्रपति काम क्या है? घर के दादा जैसा। दादा क्या गलती कर सकते हैं बताओ मेरे बच्चे? अरे मम्मी गलती कर सकती है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी ऑफिस जा रहे हैं, गलती वो कर सकती है। आप तो गलती कर ही सकते हो कि उम्र ही ऐसी है गलती करने की। लेकिन राष्ट्रपति से गलती से भी मिस्टेक नहीं होता। राष्ट्रपति गलती से मिस्टेक नहीं करता। और अभी द्रौपदी मुर्मू यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं, 64 ईयर बनी है, 64 साल में। मेरे बच्चों याद रखना, एक बार पीटी फेल हो जाते हो, मुंह लटका लेते हो, जैसे दुनिया लुट गई है। कभी भी कोई ये कहे दे कि बहुत उम्र हो रही है, क्या कर रहे हो? उनका किस पद के बारे में बात कर रहे हो? एक बात है, तो पॉलिटी पढ़ के उत्साह में सब बढ़ जाना चाहिए दोस्तों। दुनिया इतनी बड़ी है। मैं बताओ, लोग युवाओं को हमेशा डिप्रेस करते रहते हैं। वो पता नहीं क्या तैयारी कर रहे हो, ये पता नहीं उम्र भागी जा रही है। अरे उम्र तो बहुत सारी है। राष्ट्रपति बनने कोई उम्र है क्या? लेकिन आप याद रखो, 14 में 2 लोगों को प्रिविलेज दे दिया गया। परंपरा कहां से लाया हमने? ब्रिटेन से। और हमारे यहाँ भी आज तक राष्ट्रपति के ऊपर FIR की बात ही नहीं आई। हाँ, गवर्नर के ऊपर कई बार आ गया। वेस्ट बंगाल का मामला पॉलिटिकल है। एक बार MP में ऐसा हुआ था, इसके पहले MP में व्यापम घोटाला हो गया था, उसमें गवर्नर के बेटे का नाम आ गया था। सीधी बात आई कि FIR कराई जाए और हाई कोर्ट में गए। वो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, नो बिकॉज GOVERNE गवर्नर। बाकी बातें मंडे को। अच्छा, कुछ पूछेंगे आप लोग? आ जाए, जो पूछना हो, जो आपने सवाल दिया हो, जो लोग आ जाएं, क्या पूछना है?